बंसल एजुकेशन हब। वेलकम बैक टू बंसल एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हमारे फॉर्मेशन और पार्टनरशिप फर्म के बारे में, एंड अब तक मैं आपको इस चैप्टर में कवर अप करा चुकी हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप, देन हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, एंड देन पार्टनरशिप। सो फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को ये जानना चाहती हूँ, आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको यानी कि पार्टनरशिप की वीडियो और सोल प्रोप्राइटरशिप की एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की वीडियो अलग अलग प्लेलिस्ट में चाहिए, ये आप फुल चैप्टर की एक ही प्लेलिस्ट में वीडियो चाहते हो तो मैं आप लोगों को उस तरीके से दे सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे जैसा बताएंगे मैं उस तरीके से प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पार्टनरशिप मैं आप लोगों की पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर किसी ने मेरी पार्टनरशिप की वीडियो नहीं देखी है, या आप लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। पार्टनरशिप में मैंने आपको पार्टनरशिप, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, एंड देन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, फर्म, ये सब मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस लेके आती रहूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए। आपको जैसे पता ही है कि अभी तक मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती थी, अभी भी करूँगी। आपको चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपको पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, सो डोंट वरी ऑफ दैट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखते हैं बेसिकली कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, देखो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नाम से समझ जाओ, कोऑपरेटिव आ गया यानी कि कहीं ना कहीं कोऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कॉपरेशन से रिलेटेड है। अब कॉपरेशन से रिलेटेड है यानी कि भाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी एकदम से। ठीक, अब ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जो कि इसकी डेफिनेशन यानी कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ली गई है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 से। ये दिखाई नहीं देगा आपको, ये देखिए। सो ये फ्रेंड्स, अगेन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताती हूँ। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, जैसा कि अभी सीबीएसई ने आपका वो बोला है कि आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन वो प्रोवाइड करेगी एमसीक्यूज बेस। तो देखो, एमसीक्यू बेस है तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बस रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे बस नॉर्मल, तो ऐसा नहीं है। वो पूछ सकती है, इसका क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब बना था, या फिर 1912 में ऐसा कौन सा एक्ट बना है जो कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बस आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप लोग अवेयर होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सोसाइटी है विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव है फॉर द प्रमोशन, किसके प्रमोशन के लिए? ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसका प्रमोशन करती है। ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इन अकॉर्डेंस विथ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, किसके अकॉर्डिंग में? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में। ठीक है, तो देखो पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या डेफिनेशन है क्या। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विथ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इजी डेफिनेशन है, इजी टू मेमोराइज, आप लोग चुटकियों में याद कर लोगे, मुझे पता है। इससे इजी डेफिनेशन नहीं है, बहुत इजी डेफिनेशन, आप लोग इसे चुटकियों में याद कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और कुछ नहीं है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रमोशन करती है, वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। किसके अकॉर्डेंस में? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में। ठीक है, अब देखिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सीबीएसई की नई उसके तहत आपको एमसीक्यूज फेस अप करने पड़ेंगे, तो मैंने उसी हिसाब से जो है कुछ नोट्स बनाए हैं, तो वो देखते हैं क्या है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको और जानने को मिलेगा, तो देखते हैं। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल हेल्प। देखो, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसका जो मेन मोटिव क्या है? म्यूचुअल हेल्प। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में?
सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, ठीक है, देन जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ा, देन हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा। तो इनका मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, इनकी प्रायोरिटी क्या थी? प्रॉफिट। लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इससे अलग है फ्रेंड्स। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रायोरिटी, या मैं बोलूँ फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हेल्प करना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। ये प्रॉफिट इनका बाद में आता है, पहले आती है वेलफेयरनेस ऑफ सोसाइटी, वो केवल हेल्प करती है, ठीक है। हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यानी कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बोल भी सकते हैं, ये एमसीक्यू में से आ सकता है कि इस प्रिंसिपल पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट करती है, पार्टनरशिप एंड ऑल, तो आप लोग बता सकते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल पर वर्कआउट करती है, यानी कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। थर्ड पॉइंट है हमारा, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। अरे भाई बड़ा आ गया ना, बच्चे डर गए होंगे। देखो क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलंटरी एसोसिएशन, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, ये कोई 3 लाइन का पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, समझ में आना चाहिए, मेन बात वही है। वॉलंटरी एसोसिएशन फ्रेंड्स कुछ नहीं है। अब आप जो मैं समझाऊंगी ना उतना याद रखिएगा, आप इसका मतलब समझ जाओगे। क्या है ये? फ्री टू एंटर एंड फ्री टू लीव, ठीक है। आपके एंटर होने पे यानी कि आपके ज्वाइन होने पे और आपके जाने पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इट इज़ ऑल अप टू यू। अगर आपका मन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तो आप आके करो, अगर आपका जाने का मन है तो आप जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ऐसे वॉलेंट्री एसोसिएशन में जितने भी पर्सन ज्वाइन होकर काम करते हैं वो है हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अगेन फ्रेंड्स, ये भी आप लोग डेफिनेशन में बोल सकते हो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। अगर आपको ये डेफिनेशन अगर आप भूल भी जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती क्या। आप डेफिनेशन उसकी खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। देन मिनिमम 10 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कम से कम 10 लोग रिक्वायर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग ज़रूरी हैं एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में और पार्टनरशिप के मिनिमम मेंबर्स में, ठीक है। तो मिनिमम मेंबर्स आप याद रखिए, पार्टनरशिप में 2 हैं और कोऑपरेटिव में 10 है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है थोड़ा। एंड इसमें एक प्लस पॉइंट और ये क्या है कि उसमें जो हमारी पार्टनरशिप थी उसके अंदर आप माइनर पार्टनर्स भी आ जाते थे, यानी कि बिलो 18, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं, यहाँ जितने भी मेंबर्स होंगे वो अबव 18 होंगे, सब के सब अडल्ट होंगे, यानी कि 10 अडल्ट पर्सन्स का होना ज़रूरी है जब आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। इट इज़ कंपलसरी फॉर अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा पार्टनरशिप में मैंने आपको पढ़ाया था कि उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसका आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो आप करा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं कराते, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, ठीक। देन कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ओनली। जो कैपिटल होगी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट किससे, मतलब जो मेंबर्स होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे, किस फॉर्म में कंट्रीब्यूट करेंगे? शेयर कैपिटल के फॉर्म में। मैंने क्या बोला, देखो कैपिटल जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो कंट्रीब्यूट होगी मेंबर्स के द्वारा, किस फॉर्म में? शेयर कैपिटल के फॉर्म में। सिंपल है। जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था, पार्टनरशिप में भी कंट्रीब्यूशन होता था, यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन किस फॉर्म में? शेयर कैपिटल के फॉर्म में। तो अब मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन बिफोर दैट आप लोग इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि इसके फीचर्स भी इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सोसाइटी विच हैज इट ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव
प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग में। ये डेफिनेशन ली गई है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 से। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रायोरिटी होती है म्यूचुअल हेल्प। इस पर जो प्रिंसिपल, ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। देन वॉलेंट्री एसोसिएशन है, देयर इज फ्रीडम ऑफ एंटर एंड एग्जिस्ट। ठीक है, देन मिनिमम कम से कम आपको 10 अडल्ट पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है। एंड कैपिटल जो कंट्रीब्यूट होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो उसके मेंबर्स के द्वारा होती है, साथ ही साथ किस फॉर्म में होती है, शेयर कैपिटल के फॉर्म में होती है। तो अब हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, अगर आप फीचर्स भूल भी जाते हैं और अगर आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आइडिया है, उसकी डेफिनेशन पता है, तो फ्रेंड्स एक बात आप जान लीजिए, आप लोग डेफिनेशन से भी उसके फीचर्स बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको बनाने आने चाहिए, बिकॉज जब तक आपको बनाने नहीं आएंगे आप लोग बना नहीं पाएंगे। आपको बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आप कैसे डेफिनेशन से फीचर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला फीचर है वॉलेंट्री एसोसिएशन। जैसे मैंने आपको बताया था, वॉलेंट्री एसोसिएशन क्या था, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। अभी मैंने आपको बताया जस्ट। ठीक है, तो देखो एनी पर्सन कैन ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी पर्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री पर ना ही एग्जिट पर। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल, मेंबरशिप सबके लिए खुली हुई है। ठीक है, देन इक्वल वोटिंग राइट्स। इसमें फ्रेंड्स आप बस इतना याद रखो, 1 मैन 1 वोट। जो जितने भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में या बोलूँ मैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके पास एक आदमी है तो एक ही वोट होगा। सपोज कभी कभार क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं तो उसके पास ज़्यादा राइट्स होती हैं, सब कुछ भी नहीं है। जिसके पास 1000 शेयर्स हैं उसके पास भी 1 वोटिंग राइट है, और जिसके पास 10 शेयर्स हैं उसके पास भी 1 वोटिंग राइट है। तो इक्वल वोटिंग राइट्स हैं सबके लिए। देन सर्विस मोटिव, ऑफकोर्स मैंने ये अभी आपको बताया है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी होती है हेल्प करना, यानी कि सर्विस करना। तो ये सर्विस मोटिव होते हैं। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। जो मेन मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो क्या होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करें अपने मेंबर्स को। ओके, देन सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑफकोर्स ये भी मैंने आपको बताया था। अभी जस्ट आपको रिलेट करना आना चाहिए। मैंने आपको बताया था इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, यानी कि इसकी एक अलग पहचान होती है। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी लीगली एक अलग पहचान होती है। इट इज़ कंपलसरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो उसके लिए कंपलसरी है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाए। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। फ्रेंड्स मैं इसी पॉइंट का वेट कर रही थी क्योंकि ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होती है, सर्विस करना, हेल्प करना। लेकिन अगर उसके बाद भी इनके पास प्रॉफिट आता है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये चीज़ जानने वाली होती है। बिकॉज ये नहीं है कि जो हेड है वही सारा प्रॉफिट रख लेगा, ऑफ कोर्स नॉट। जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में जो भी सरप्लस होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रॉफिट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, देन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द डीलिंग ऑफ मेंबर्स विद द सोसाइटी। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जितने भी मेंबर्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो किस तरीके से सोसाइटी से डील कर रहे हैं, ये बात उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सपोज ए, बी एंड सी, ये 3 मेंबर्स हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के। एंड इनकी कैपिटल मैं बताती हूँ। कैपिटल इसकी है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इसकी 2 लाख रुपीज़ एंड इसकी 3 लाख रुपीज़। ठीक है, देन अगर मैं बात करती हूँ ये किस तरीके से डील करते हैं सोसाइटी से, ये लोग इनका काम कैसा है। तो सपोज ए जो है वो केवल 50% डील कर रहा है सोसाइटी से, देन बी 90% डील कर रहा है एंड सी केवल 20% डील कर रहा है सोसाइटी से। तो अब जो प्रॉफिट आएगा वो इनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मैं बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल के रेशियो में तो होगा नहीं कि ज़्यादा प्रॉफिट सी को मिलेगा, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, जो ज़्यादा डील कर रहा है, यानी कि बी वाला अगर सबसे ज़्यादा सोसाइटी में डील कर रहा है तो प्रॉफिट शेयर इसका भी ज़्यादा होगा।
बी ए उससे कम करा तो उसका फिर सी का। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये यही है कि उस तरह से डिवाइड होता है प्रॉफिट जिस तरीके से मेंबर्स जो हैं उसके वो सोसाइटी से डील कर रहे होते हैं। सपोज बस आप इतना समझ लो, जितना काम उतने पैसे, जितना आप काम करोगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। समझ में आया? यानी कि जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से सोसाइटी से डील कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। एंड जो अभी लाइट का इशू हुआ था उसके लिए रियली सॉरी, बट आई नो इसमें बहुत क्लैरिटी है, लाइट साफ़ है, इतना दिखाई दे रहा है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी मेरी वीडियो का बेनिफिट मिले। और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक पूरे चैप्टर में, अभी तक कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोग अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए, सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।